स्टार्ट करते हैं लुसेंट के बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान से। तो जीव विज्ञान क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का विज्ञान और अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन अर्थात लाइफ, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, ठीक है। अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का अध्ययन लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। यह जर्मन वैज्ञानिक थे और इसकी व्याख्या कब की थी? इस शब्द का 1801 ईस्वी में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु काल में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे, ठीक है। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। आइए अब देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। कौन से? किसके द्वारा? अरस्तु द्वारा। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा, यह पुस्तक के नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों अर्थात किंगडम में दो जगत किंगडम अर्थात पादप जगत तथा जंतु जगत, प्लांट किंगडम तथा एनिमल किंगडम में विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की दो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। किसे? लिनियस को। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चलिए आइए देखते हैं वो 5 जगत वर्गीकरण कौन है जो लिनियस ने दिए थे, ठीक है। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटेकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। पहला है मोनेरा, 2 में है प्रोटिस्टा, 3 में है पादप अर्थात प्लांटी, 4 में है कवक अर्थात फंजाई, और 5 में है जंतु अर्थात एनिमल। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा में कौन कौन से है देख लेते हैं। मोनेरा में कौन कौन से देख लेते हैं। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक, कौन से जीव? प्रोकैरियोटिक, जो अविकसित होता है जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग है कि तंतुमय जीवाणु किसके भाग है? मोनेरा के। आइए देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, कौन से? एक कोशिकीय, प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं।
पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में स्थित है। इसमें यूग्लिना में पादप और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं केवल यूग्लिना में। तो इसे किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतरपोषी। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजुआ में आ जाते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं प्लांटी के बारे में, अर्थात पादप के बारे में। इस जगत में प्राय वे सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है, जैसे कि शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे, बीजीय पौधे इसी जगत के अंग है। कवक अर्थात फंजाई। इस जगत में वे यूकेरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। किसमें? अवशोषण द्वारा। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? फंजाई की। ठीक है। इसमें जो सम्मिलित जो यूकेरियोटिक तथा परपोषी जीव होते हैं वो उसका शरीर जो है काइटिन की बनी होती है तथा यह जटिल शर्करा की भी बनी होती है। ठीक है। आइए जानते हैं जंतु अर्थात एनिमल के बारे में। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी अर्थात होलोजोइक यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इस जगत के अंतर्गत आते हैं। कितने आते हैं? हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी, ये सभी जो है जंतु विज्ञान में आ जाते हैं। ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है, वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है क्या है? स्पीसीज अर्थात जाति। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो आइए देखते हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता अर्थात फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है। पहला शब्द वंश अर्थात जेनरिक नेम हो जाता है तथा दूसरा शब्द जाति, उसके जाति विशेष से संबंध रखता है अर्थात स्पीसीज नेम कहलाता है। वंश जाति नामों के बाद उस वर्ग की विद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। लास्ट में जो है उसका वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंसलिन है। ठीक है। होमो सेपियंसलिन है अर्थात वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लीन सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा। ठीक है। तो आइए जानते हैं कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य का होमो सेपियंस। ठीक है। इसे खोजा किसने, सबसे पहले किसने पुकारा था? लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है। मेढक को राना टिग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फेमिलियर्स, काऊ का बॉस इंडिकस, मक्खी का अर्थात हाउस फ्लाई का हो जाएगा मोस्का डोमेस्टिका, आम का हो जाएगा मेंजीफेरा इंडिका, धान का हो जाएगा ओराइजा सटाइवा, गेहूं का हो जाएगा ट्रिटिकम सटाइवम, मटर का हो जाएगा पाइसम सटाइवम, चना का हो जाएगा सेरकस एरिटिनम, सरसों का हो जाएगा ब्रेसिका कैपेस्ट्रिस। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिका विज्ञान क्या है?
ठीक है। तो कोशिका विज्ञान में सबसे पहले देखेंगे जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकेंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त, इसमें वजन भी होता है, जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। किसके द्वारा? जीव द्रव्य के द्वारा। इसलिए जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य दो भागों में विभक्त होता है। कौन कौन से? नंबर 1 में है कोशिका द्रव जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और नंबर 2 में है केंद्रक द्रव अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आइए देखते हैं कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है। कौन सा? साइटोप्लाज्म जो है केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। आइए देखते हैं केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म। यह केंद्र कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? अंदर। जाहिर सी बात है, केंद्रक में होगा तो केंद्रक के अंदर ही होगा। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो वह कौन से तत्व है? आइए देख लेते हैं। नंबर 1 में है ऑक्सीजन जो 76% रहता है, कार्बन जो 10.5% रहता है, और हाइड्रोजन जो 10% रहता है, और जबकि नाइट्रोजन जो है 2.5% रहता है। 99% भाग जो है, 99% भाग में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का कुल भाग जल होता है। कुल भाग कितना? 80% भाग जो है जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक, कौन से? कार्बनिक एवं अकार्बनिक, ठीक है, का अनुपात होता है 81:19। अकार्बनिक हो जाएगा 81, जबकि कार्बनिक हो जाएगा 19%, ठीक है, 81:19। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कोशिका के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। कोशिका, आइए देखते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका अर्थात सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। क्या है? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैल्सीसेप्टिकामा है। माइकोप्लाज्मा गैल्सीसेप्टिकामा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे अर्थात ऑस्ट्रिच एग है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी में किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसका? कोशिका सिद्धांत का। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। तो ये देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, कम से कम एक कोशिका। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन कोशिका है। कैसी कोशिका है? स्वाधीन कोशिका। तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता अर्थात क्रिएटर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। क्या नहीं बन पाता है? क्रोमेटिन। किसके न होने से? हिस्टोन प्रोटीन के न होने से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, कोई भी आवरण जो है इसको घेरे हुए नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है।
जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं। कैसी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। आइए जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। कैसा होता है? सुस्पष्ट इसमें केंद्रक होता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त रूप से होते हैं। क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त रूप से होते हैं, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली किसमें? यूकैरियोटिक में। आइए देखते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त रूप से बने होते हैं, जिसमें क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के में मुख्य अंतर। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, विशेषता या अंग। कोशिका भित्ति, इसमें प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ER कहा जाता है। ठीक है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है। राइबोसोम अर्थात 70 प्रकार के राइबोसोम इसमें होते हैं, जबकि इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है। गोल्जी काय अर्थात इसमें गोल्जी काय जो है अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में, जबकि उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में। केंद्रक झिल्ली किसमें उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक में, और अनुपस्थित होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। लाइसोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित एवं इसमें दोहरे सूत्र में होते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार और इसमें क्या क्या पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम। यह जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एक बार और देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 2 में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 3 में है जो है गोल्जी काय, 4 में हो जाएगा केंद्रक, 5 में हो जाएगा लाइसोसोम। यह पांचों जो है यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक देख चुके थे? गोल्जी काय और केंद्रक झिल्ली तक देख चुके, लाइसोसोम तक देख चुके थे। डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र में होता है। प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र में होता है और इसमें जो है दोहरे सूत्र में होता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। कशाम्बिका केवल एक तंतु का होता है, यूकैरियोटिक में 11 तंतु के होते हैं। केंद्रिका जो है किसमें? प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। फिर सेंट्रियोल भी जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ठीक है। लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थैलेक्वाइड द्वारा होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। प्रकाश संश्लेषण थैलेक्वाइड द्वारा होता है, जबकि
प्रकाश संश्लेषण यूकेरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है। कोशिका विभाजन इसमें प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, जबकि यूकेरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। अब आइए देखते हैं कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ सेल। कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल। ये नंबर 1 में यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्या? कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो है केवल पादप में पाया जाता है, जंतु में यह नहीं पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज भी है जो जंतुओं में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप में। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। ठीक है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोगलकेन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया का ठीक है, बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है। यह अर्धपरागम्य झिल्ली से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेंट्रोसोम, इसकी खोज बावेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में। कौन? सेंट्रोसोम अर्थात तारकाय। सेंट्रोसोम अर्थात तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। कैसी? एक या दो कण जैसी, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्र विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। कौन? तारकाय अर्थात सेंट्रोसोम। इसकी खोज किसने? बावेरी ने की थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए देखते हैं आप अंतःप्राय जालिका अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? ER। ठीक है। एक ओर यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध रहता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ER का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण अर्थात ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो कि विभिन्न झिल्लियों अर्थात मेम्ब्रेन्स में, जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राइबोसोम के बारे में। सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में तथा G.E. फैलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। ठीक है। किस में? जंतु कोशिका में राइबोसोम देखा। 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। किसे? राइबोसोम को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की किसने की थी? अल्टमैन ने। और इसका नामकरण जो है किसने किया था? 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका जो होता है उसमें श्वसन स्थल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका शक्ति का गृह अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं
माना जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर, यह प्रोकैरियोटिक में पाया नहीं जाता है, जबकि यह यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी काय, आइए जानते हैं गोल्जी काय क्या है, अर्थात गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर इस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये केवल क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है, पहुंचाने का काम, ठीक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का बना होता है। एक गोल्जी काय किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल और लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। एक कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम दोनों का निर्माण करती है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, ठीक है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो चलिए और आगे बढ़ते और देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम, इसकी खोज डी ड्यूए नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? डी ड्यूए। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूए नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थ का भक्षण एवं पाचन करना है, ठीक है। यह बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्महत्या की थैली अर्थात सुसाइड वेसाइकल भी कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं लवक अर्थात प्लास्टिड के बारे में। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन? लवक अर्थात प्लास्टिक जो है यह पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। लवक कोशिका अर्थात हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। तो आइए देखते हैं हरित लवक क्या है अर्थात क्लोरोप्लास्ट क्या है। यह हरा रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ अर्थात पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं, ठीक है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। अवर्णी लवक अर्थात ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। आइए देखते हैं वर्णी लवक अर्थात क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ये रंगीन लवक हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन है जबकि क्रोमोप्लास्ट रंगीन है। और हरित लवक जो है हरा होता है, ठीक है, जो प्राय लाल पीले नारंगी रंग के होते हैं। ये कौन कौन से रंग के होते हैं? लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है पौधों के कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जैसे कि जड़, भूमिगत तनों आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने का काम करता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। जबकि वर्णी प्लास्ट जो है यह फूल, पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं और इसका रंग जो है लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण है टमाटर में लाइकोपीन। वर्णी लवक अर्थात कौन से?
क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट लाइकोपेन अर्थात गाजर का कैरोटीन जो है किसके कारण, गाजर का कैरोटीन जो है क्रोमोप्लास्ट अर्थात वर्णी लौह के कारण। चुकंदर में विटामिन क्या होता है, विटामिन। चलिए नंबर 10 में देखते हैं राजधानी अर्थात वैक्यूल्स के बारे में। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। आइए देखते हैं केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस के बारे में। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। कौन, न्यूक्लियस। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, ये पहले पढ़ चुके हैं, और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। यह प्रोटीन एवं डीएनए, जिसे डीएनए को क्या कहते हैं, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा, ठीक है। ये प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमिनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमिनीमेटा एक अर्ध गुणसूत्र अर्थात क्रोमेटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिडों का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है। इसे केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होता है, जबकि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी पाया जाता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। आइए देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन में कौन कौन से है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में हो जाएगा शुगर और बेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या है अर्थात बेस। डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार के क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडेनिन को ए से सूचित किया जाता है, ग्वानिन को जी से, थाइमिन को टी से और साइटोसिन को सी से। डीएनए में अनुसंख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव ग्वानिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और यहाँ देख सकते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सन 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल अर्थात डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे, वाटसन एवं क्रिक को। और क्या दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। चलिए और आगे बढ़ते हैं डीएनए में।
डीएनए का कार्य, यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकरण कर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं वह कौन कौन से 3 प्रकार हैं। आरआरएनए अर्थात राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए अर्थात ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहाँ पर प्रोटीन बनता है। ठीक है, यह लाने का काम करता है। मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर एमिनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। कौन? मैसेंजर आरएनए। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। देखते हैं, इसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में शर्करा राइबोज होती है। डीएनए में बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होता है, जबकि इसमें बेस जो है थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है और इसमें थाइमिन होता है। आरएनए में जाएगा तो थाइमिन हटकर क्या आ जाएगा? यूरासिल आ जाएगा। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। कौन? डीएनए। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। कौन? आरएनए। आरएनए जो है कोशिका केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें? पादप में। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, अर्थात सेल वॉल अनुपस्थित होता है। किसमें? जंतु कोशिका में। इसमें लवक पाए जाते हैं, अर्थात प्लास्टिड जो है इसमें पाए जाते हैं। किसमें? पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है, अर्थात प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। तारका अर्थात सेंट्रोसोम जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि तारका अर्थात सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। किसमें? जंतु कोशिका में। आइए देखते हैं रिक्तिका अर्थात वैक्यूल्स बड़ी होती है, जबकि किसमें? पादप में, जबकि रिक्तिका अर्थात वैक्यूल्स जो है बहुत ही छोटी होती है। किसमें? जंतु कोशिका में। इसका आकार लगभग आयताकार होता है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। पादप कोशिका में वैक्यूल्स का आकार आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका में वैक्यूल्स का आकार वृत्ताकार होता है। इसमें आयताकार और इसमें वृत्ताकार।